discuss Board of Technical Education 2026 Part 2 IMED Chapter 6 to Chapter 9 one shot Polytechnic 6th semester and the third year most important subject. First topic human resource management 6. What is the HRM? तो हम समझते हैं HRM सबसे पहले समझते हैं HRM का पूरा नाम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर इसके जो मैंने लिखा है उसे समझाया तो किसी बिजनेस मैन की ग्रोथ के लिए ह्यूमन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होना HRM कहलाता है। इसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं तो जैसे एक ये ये एक ह्यूमन होगा एंड इसने अपना कोई बिजनेस को ऑन किया है एंड अब वो चाहता है कि इसकी बिजनेस जो है वो ग्रो करे। मतलब अब जिस मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी जो बिजनेसमैन होगा वो चाहेगा कि उसका बिजनेस ग्रो करे। इसका बिजनेस है कॉफ़ी का एंड ये जो बिजनेसमैन सोच रहा है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स एंड रिसोर्सेज का यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर दे। तो इसके लिए ये जॉन जो से इक्विपमेंट यूज़ करेगा लाइक एम्प्लॉय, वर्कर, HR, इन सभी को मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। एंड अगर लिखित टर्म में देखा जाए तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय की प्लानिंग, रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन को कंट्रोल करना HRM कहलाता है। एंड सिंपल टर्म्स में मैंने लिखा हुआ है अपनी लैंग्वेज में एकदम सिंपल कि अपने काम का मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनके इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन, मतलब अपने काम का इफ़ेक्टिवनेस तरीके से यूटिलाइज़ करना एंड एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करना एंड मोटिवेट एम्प्लॉय, जो हमारे वर्कर होंगे वो हमेशा मोटिवेट रहने चाहिए। एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज, अपने जो रिसोर्स होगा उनको किस तरह से रखना है, किस तरह से यूज करना है, उसका यूज़ करना एंड उसे मैनेज करना। एंड अगर HRM फ्लो की बात करें तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि सबसे पहले प्लानिंग की जाएगी एंड प्लानिंग के बाद रिक्वायरमेंट्स को चेक किया जाएगा एंड फिर हम अपने उस रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे कि क्या है एंड फिर इसका प्लेसमेंट कर दिया जाएगा एंड फिर इसकी ट्रेनिंग के बाद गोल के बाद प्रमोशन। तो यहाँ पे हमने HRM का अच्छी तरीके से फ़्लो को समझ लिया है कि HRM का फ़्लो होता क्या है, इस तरह से इसके फ़्लो को बनाया जाएगा। एंड मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, इस फ़्लो को हमें समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा हम बना सकते हैं। या अगर HRM का हमसे फ़्लो पूछता है तो बस अगर हम यहाँ तक भी चीज़ों को बना देते हैं तो हमारा फ़्लो 100% सही रहने वाला है। ट्रेनिंग तक अगर हम लिख देंगे तो HRM का फ़्लो माना जाएगा। सो अब हम सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कोप। तो सबसे पहले सिंपल टर्म में समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कोप क्या होता है। तो अगर मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जैसा कि कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई व्यक्ति है, उसके पास काफ़ी पैसे आ रहे हैं, तो अब वो इस पैसे को किस तरह से मैनेज करेगा, कहाँ पे टैक्स देगा, कहाँ पे गुड्स का किस तरह से कंट्रोल करेगा, अपने पैसे एंड फाइनेंशियल संबंधित ऑल प्रॉब्लम्स को, उसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कोप कहते हैं। हमें ये समझ में आया ठीक? नहीं तो अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कोप बताए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कोप मल्टीपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया 3 टाइप के हैं। एक EQQ एंड सेकंड इनकम टैक्स एंड थर्ड GST। अगर EOQ की बात करें तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे पहले सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं कि जो मैंने लिखा हुआ है उसके बेस पे यह बेस्ट क्वांटिटी जो कंपोनेंट को एक बार में ऑर्डर करनी चाहिए। मतलब कि यहाँ यहाँ पे हमारा जैसे ये हमारा एक बिजनेस है एंड यहाँ पे एक वर्कर है।
एंड ये जो हमारा बिजनेस है वो कॉफ़ी का हमारा बिजनेस है। अब ये जो होगा एक दिन में जो हमारी बनाई वाली कॉफ़ी नहीं है बल्कि कोकोनट वाली कॉफ़ी है, वो हम इसे बाय करते हैं एंड ये हमसे ख़रीदता एंड बेचता है। तो अगर ये जो एम्प्लॉय है ये हमारी बिजनेस से एक ही दिन में 2000 कॉफ़ी के बॉक्स ख़रीद लेगा तो इसको घाटा लग सकता है। या फिर ये एक एक दिन में एक बाई करे एंड फिर उसके बाद दूसरा बाई करे एंड उसके बाद तीसरा बाई करे, तो यहाँ पे चीज़ें रिलेटिव नहीं हो पा रही हैं। मतलब कि यहाँ पे जो कस्टमर है वो अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को सही से बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे मतलब कहने का सीधा सा सेंस ये है कि एक लिमिट एंड बराबर स्टॉक को परचेस करना, एक बेस्ट क्वांटिटी मतलब एक अच्छी सी क्वांटिटी जिसमें जो हमारा यूज़र होगा उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को ख़रीदने में, बाई करने में। ना वो चीज़ को ज़्यादा ख़रीद सके, ना चीज़ को कम ख़रीद सके। एंड सेकंड की बात करते हैं इनकम टैक्स। तो व्यक्ति को उनकी इनकम पर सरकार को दिया जाने वाला टैक्स, मतलब कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। जैसे कि कोई एक गवर्नमेंट व्यक्ति है, कोई हमारा एक गवर्नमेंट व्यक्ति है एंड उसको सरकार के तरफ से 50,000 रुपये मिलते हैं। तो जो उसका इनकम टैक्स होगा 10% होगा। तो हम अगर 50,000 का 10% निकालें, तो मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, बस नॉर्मल से बता रहा हूँ। मान लीजिए वो 10% उसका हो जाता है 10,000। तो ये जो 10,000 है वो किसी सरकार को देगा और बाकी का जो 40,000 है वो अपना यूज़ करेगा। तो यहाँ पे हम समझ पाए होंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है। व्यक्ति को उनकी इनकम के आधार पर सरकार को दिया जाने वाला टैक्स। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें, जीएसटी। जीएसटी क्या होती है? जीएसटी जो होती है गुड्स सर्विस टैक्स। तो अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो जीएसटी जो है, लाइक हम यहाँ पे समझ सकते हैं हमारा ये एक गुड्स हो गया, मतलब एक बॉक्स हो गया, इसमें मल्टीपल चीज़ें हो गई। लाइक हमारा कोई लकड़ी के बर्तन्स हो गए या फिर कोई ऑर्डर से संबंधित सामान हो गया, फ्लिपकार्ट शॉपसी कुछ ऐसे सामान हो गया। तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या फिर इन्हें बाई एंड सेल करने में जो हमें टैक्स लगता है उसे हम जीएसटी कहते हैं। इससे हमें मल्टीपल एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। कुछ लोग को जीएसटी से एडवांटेज होते हैं, कुछ लोग को जीएसटी से डिसएडवांटेज होते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कोप को समझाएं, तो हमें ये 3 चीज़ों को 100% लिख के आना है। सबसे पहला ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, एंड इनकम टैक्स क्या होता है, एंड जीएसटी क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पेज को बस ऐड किया है, चैप्टर 6 टू चैप्टर 9 के मैंने के से केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है विथ आंसर। तो अब हम इस स्लाइड पे बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को रखा है, जैसे कि मार्केटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने की पूरी प्रोसेस। मतलब कि यहाँ पे हम इसे सिंपल एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ जिससे चीज़ों को आसानी से आप लोग को समझ में आ जाए। लाइक हमारा ये एक कस्टमर है एंड ये हमारा एक यूज़र जो प्रोवाइडर है। तो ये जो होगा कस्टमर को पहले जो चीज़ों को पैकिंग करेगा, फिर उसकी रिक्वायरमेंट को देखेगा क्या उसको चीज़ चाहिए एंड फिर उस कस्टमर को ले जाएगा। तो यहाँ पे जो ये पूरी एक्टिविटी हुई वो हमारी मार्केटिंग है। अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए कि मार्केटिंग क्या होती है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन करके रख दिया है कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने की पूरी प्रोसेस मार्केटिंग कहलाती है। एंड कभी कभी आ जाता है मार्केटिंग एंड सेल्स में डिफरेंट। तो यहाँ पे सेल्स को भी मैंने सिंपल टर्म्स में समझाया कि सेल्स क्या होता है, प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचने की एक्चुअल एक्टिविटी। मतलब कि इस तरह हम समझ सकते हैं कि अ, ये मैं हो गया एंड ये मेरा जो है वो कस्टमर हो गया। अब मेरे पास एक फ़ोन है जो मैं इस कस्टमर को बेचना चाहता हूँ, तो मैं इस कस्टमर को बताऊँगा प्लीज़ सर आप इस फ़ोन को लीजिए, इसमें 3 कैमरे हैं एंड एक फ़िंगरप्रिंट है, तो आप इस प्रोडक्ट को ले लीजिए। ये हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, मार्केट में नया है एंड कम कॉस्ट का है एंड बैटरी काफ़ी ज़्यादा है, 10,000 एमएच की हमारे इसकी बैटरी है। तो यहाँ पे मैंने जो पूरी टॉकिंग की एंड कस्टमर को सेल्स के बारे में अपने बताया कि चीज़ों को कैसे मैं कर रहा हूँ, प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, वो हमारा सेल्स होता है। तो सिंपल टर्म्स में भी हम इसे समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचने की एक्चुअल एक्टिविटी
प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचने की एक्चुअल एक्टिविटी सेल्स कहलाती है। एंड अब अगर हम बात करें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एक सिंपल टर्म्स में अभी इसके डायरेक्ट इसे बता रहा हूँ कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि किसी एक सामान को किसी दूसरे स्थान पर जो हमारा कस्टमर जो है और जो प्रोवाइडर किसी सामान को कस्टमर के पास फिजिकली रूप से ले जाना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, लाइक ये हमारा, यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ ये हमारा जोमेटो वाला है एंड ये हमारा यूज़र है। अब ये जो यूज़र है इसने फ़ोन निकाला भैया और ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा, ठीक। इसने ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा, तो जैसे ही इसने ऑर्डर किया, ये गया जोमेटो वाले कंपनी के पास और जोमेटो वाली कंपनी का जो डिलीवरी बॉय है उसने चेक किया कि भाई यहाँ पे ऑर्डर आ गया। अब वो उस ऑर्डर को देखा कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसने सबसे पहले उस रिक्वायरमेंट को देखा एंड चीज़ों को स्टोर किया। स्टोर करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगाया एंड फिर उसकी वेयर हाउसिंग की, मतलब कि उन चीज़ों को पैकिंग की एंड पैकिंग करने के बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग के काम में लग गया। एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग करने के बाद ये यहाँ से सीधा अपने पिज़्ज़ा को लेके कस्टमर के पास पहुँच गया एंड उसे उसका ऑर्डर दे दिया। तो यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, ये जो हमारा जो हमारा डिलीवरी बॉय है उसने खुद ले जाके यहाँ पे कस्टमर को दिया है, तो इसे हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। एंड अब इसके टर्म्स में अगर समझ लेते हैं तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स को कस्टमर तक सही तरीके से पहुंचाना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। मैंने यहाँ पे इस छोटे छोटे टर्म्स का यूज़ किया है, आसानी से चीज़ें याद हो जाए, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए, इसीलिए मैं सब चीज़ों को एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने वही इमेज बनाया है, एक यहाँ पे ये जो मैंने एक बॉय को बनाया है जो है हमारा प्रोवाइडर एंड सबसे पहले अपने सामान को स्टोर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगाएगा, फिर वेयर हाउसिंग करेगा एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग कर देगा। यहाँ से चीज़ें डायरेक्ट यहाँ तक हो रही हैं, बट चीज़ें बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं कि कौन कौन से काम को, एंड उसके लिए भी अलग अलग लोग लगे हुए हैं। तो ये भी बोला जा सकता है किसी एक काम को डायरेक्ट ना करके डिस्ट्रीब्यूट मेथड से करना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब अगर बात करते हैं कि व्हाट इज़ वर्क कल्चर, दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन IMED 6 to 9 चैप्टर के अंतर्गत जो आता है। तो यहाँ पे वर्क कल्चर की बात करें तो यहाँ पे मैंने सिंपल टर्म्स में लिख दिया है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे काम करते हैं, कैसे बात करते हैं, रूल बिहेवियर कैसे रखते हैं। मतलब कि अगर कोई एक कंपनी है उसमें जो लोग हैं किस तरह से बात कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, ये लोग जो हमारा एक क्रू मेंबर है उससे किस तरह बात कर रहे हैं, लाइक ये हमारा HR है और इससे ये सब जो मेंबर है वो किस तरह बात कर रहे हैं, उनको समझने के लिए हम वर्क कल्चर वाले टॉपिक को समझ रहे हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे काम करते हैं, कैसे बात करते हैं और रूल कैसे फॉलो करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, किस तरह वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेशन कैसा होता है। एंड अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ऑफिस का माहौल एंड टाइम पर काम हो रहा है या नहीं, रिस्पेक्ट है या नहीं, टीम वर्क है या नहीं। एंड अगर वर्क कल्चर की बात करें तो अगर इसके वर्क कल्चर इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है एम्प्लॉय रेगुलर रहना चाहिए, वर्क कल्चर में मोटिवेशन रहना एंड उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। एंड अगर कंपोनेंट्स की बात करें वर्क कल्चर के कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पे मेन कुछ कंपोनेंट्स को मैंने मेंशन किया। कंपोनेंट फर्स्ट वैल्यूज़, दूसरा डिसिप्लिन रहना चाहिए, बिहेवियर अच्छा रहना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए एंड बहुत सी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज एंड एनालाइज किया जाता है मनी के टर्म्स में। मतलब बिजनेस में होने वाले ऑल जो बिजनेस में होते हैं, क्रेडिट, डेबिट, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन कि इन्होंने कितना पैसा लिया, कितने पैसे क्रेडिट हुए, उन सभी को मनी के टर्म्स में अरेंज करना, मैनेज करना, मैनिपुलेट करना अकाउंटिंग कहलाती है। एंड अगर सिंपल टर्म्स में बात किया जाए तो बिजनेस में पैसे आना
पैसे जाना, प्रॉफिट या लॉस का कंप्लीट रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। ये मैंने सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है कि बिजनेस, इसको इस तरह लिख लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा। बिजनेस में पैसे आना, पैसे जाना, प्रॉफिट या लॉस का कंप्लीट रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। मतलब जितने भी हमें प्रॉफिट हो रही हैं या चीज़ें लॉस में जा रही हैं, उनकी ऑल रिपोर्ट रखना अकाउंटिंग। मतलब हम कहाँ पे रखेंगे? अकाउंट के अंदर ही रखेंगे, एंड उनके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए अकाउंटिंग का यूज़ करेंगे। एंड इसके जो एडवांटेज हैं, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग हम लिखेंगे कि जो है प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का इंफॉर्मेशन, कॉस्ट कंट्रोलिंग, हम अपने कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर हमें पता चलेगा कि कितने पैसे लॉस हो रहे हैं एंड कितने पैसे हमें प्रॉफिट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपने कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उनमें कितनी प्रतिशत टैक्स हमारी लगी हुई है। एंड कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अनुसार अकाउंटिंग की अगर डिफिनीशन को समझा जाए तो जो यहाँ पे दिया गया है एक ICAC, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट यहाँ पे है, जिन्होंने एक आसान शब्द में दिया है कि लेन देन सही तरीके से करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। एंड अमेरिका, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अमेरिका अकाउंटिंग एसोसिएशन के मुताबिक अकाउंटिंग का जो परिभाषा होता है उसका है वित्तीय जानकारी पहचान कर लेन देन करना, वित्तीय जानकारी की पहचान करके लेन देन लेना। एंड यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म हो गए। एंड हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि लास्ट स्लाइड है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ बैलेंस शीट। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, सेम उसी तरह है कि बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट वो मतलब जिसमें अपने बैलेंस की चीज़ों को इंक्लूड करें, एंड उसमें बताया मैंने यहाँ पे 3 चीज़ों को यूज़ किया है। पहला एसेट्स, दूसरा लाइबिलिटीज़ और तीसरा कैपिटल। एसेट जो है संपत्ति, मतलब कि जो खुद की संपत्ति होगी, एक बिजनेसमैन की पूरी संपत्ति को एसेट्स कहेंगे। एंड लाइबिलिटीज़ जो एक बिजनेसमैन किसी दूसरे कंपनी से उधार लेगा। एंड कैपिटल जो मेन ऑनर का निवेश होगा, जिसने पूरी अपने जो पैसा होगा उस कंपनी पे लगाए होंगे, वो हमारा कैपिटल होगा। एंड इसे इस तरह भी समझा सकता है, जो 50,000 है वो हमारी पूरी संपत्ति है, एंड 60,000 हमने किसी और कंपनी से लोन लिया, एंड 40,000 मैंने खुद अपने पास से लगाया। एंड ये जो टोटल हुआ हमारा 1,50,000 के ऊपर हमारी जो बैलेंस शीट आई है। हम इस तरह अपने बैलेंस शीट को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ IPR। IPR स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब कि इस तरह से समझा जा सकता है कि कभी कभी हमने देखा होगा कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं कि अगर उनके मार्क्स को बना दिया जाए तो हमेशा बनी रहेंगी। कोई ट्रेड मार्क्स बना दिया जाए, अगर हम बात करते हैं कि हाँ, कोई एक सिंपल सा एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर हम कि अप्सरा पेंसिल, लाइक उस पेंसिल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है। मैं यहाँ पे अप्सरा पेंसिल के डिज़ाइन को बता के आप लोग को चीज़ों को सही वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अप्सरा पेंसिल का जो डिज़ाइन होता है वो इस तरह से होता है। ये हमारी अप्सरा पेंसिल कुछ इस तरह से होती है, मतलब कि ट्रायंगल वे में होती है। एंड अदर जो पेंसिल हमारे होते हैं वो इस तरह होती है। तो यहाँ पे जो अप्सरा पेंसिल का डिज़ाइन है वो एक ट्रेडमार्क है, जिसे IPR द्वारा अप्सरा कंपनी को दिया गया है। तो IPR का मतलब सिंपल टर्म्स में समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने चीज़ों को आसान में समझने के लिए लिखा है, मेरे लिए जो है वो और कोई यूज़ नहीं कर सकता। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ने जो मेरे लिए चीज़ें दे दी हैं, मेरे ऊपर मार्क्स को लगा दिया है, ये ब्रांड मेरा है, तो इसे और कोई यूज़ नहीं कर सकता, इसे सरकार द्वारा दिया जाता है। एंड इसकी नीड क्यों पड़ी, हम इसे समझ लेते हैं कि हमारा आइडिया लीक ना हो, एंड हमारा आइडिया सिक्योर हो, एंड कॉपी को रोकना। बहुत से हमारे जैसे कोई मूवी निकलती है तो उसकी कॉपी कर लेते हैं, एंड
हमने कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया तो उसे कॉपी कर लिया, तो इस कॉपीराइट को भी रोकने के लिए हम आईपीआर का यूज़ करते हैं। एंड कभी कभी हमने देखा होगा टीवी पे कोई ऐसा प्रचार आता है, जैसे अमिताभ बच्चन बोरोप्लस का प्रचार कर रहे हैं, तो और कोई बंदा बोरोप्लस से रिलेटेड प्रचार को नहीं कर सकता। हाँ, वो बात अलग है, कुछ टाइम के लिए कोई दूसरा उस ऐड को करने लगता है। क्यों? जब तक आईपीआर अपने मंथली सब्सक्रिप्ट को दिया रहता है उस ऐड करने वाले व्यक्ति को, तब तक वो चीज़ों को ऐड कराता रहता है। बट जिस दिन आईपीआर अपने जो उसने एक सर्टिफिकेट में मार्क करके दिया होता है कि इस दिन से इस दिन तक, लाइक डीएल ड्राइविंग लाइसेंस हमारा 2000 से 2010 तक है, ठीक उसी तरह आईपीआर भी अपना जो एक ड्यूरेशन होता है उसे देता है किसी व्यक्ति को कि आप इतने दिन से इतने दिन तक अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं, एंड इतने दिनों के अंदर कोई और आपके डिज़ाइन को नहीं यूज़ कर सकता। तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में आईपीआर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ आईपीआर। आईपीआर के कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आईपीआर के टाइप्स, पहला पेटेंट, एंड दूसरा कॉपीराइट, एंड तीसरा ट्रेडमार्क। पेटेंट में जो है वो है न्यू मोबाइल, मतलब हमने न्यू मोबाइल कोई लॉन्च किया, अब एप्पल ने कोई फ़ोन लॉन्च कर दिया, तो वो उसका एक मार्क हो गया, एक डिज़ाइन होगा। अब उस डिज़ाइन की कोई भी कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। हाँ, कैमरे की कॉपी कर सकती है, कंपोनेंट्स की कॉपी कर सकती है, बट सेम एप्पल के जैसा कोई भी फ़ोन नहीं निकाल सकता। अगर वो उस फ़ोन को निकालता है तो उसे मल्टीपल पेनल्टीज़ को देना पड़ सकता है कंपनी एप्पल को। एंड सेकेंड टर्म्स की बात करें, व्हाट इज़ कॉपीराइट। कोई भी सॉन्ग कॉपीराइट करके हम इसे चेक कर सकते हैं रियल लाइफ में। हमने यूट्यूब पे कोई भी सॉन्ग है एंड उसे स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके फिर से यूट्यूब पे ही अगर हमने अपलोड करना चाहा, तो 2 से 3 दिन या फिर कुछ ही देर बाद हमारे यूट्यूब पे एक स्ट्राइक आ जाएगी कॉपीराइट नाम का, और हमारे चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसे हम कॉपीराइट कहते हैं। एंड थर्ड है ट्रेडमार्क। व्हाट इज़ ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क इज़ ए यूनिक मार्क्स, लाइक बिसलेरी का जो बोतल होता है उसके ढक्कन के ऊपर बिसलेरी लिखा रहता है, तो वो उसका एक ट्रेडमार्क है कि इस ट्रेडमार्क को और कोई भी वाटर बॉटल यूज़ नहीं कर सकते, एंड इसके डिज़ाइन को और कोई भी वाटर बॉटल यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर केस हो जाता है। एंड हम लोगों से भी समझ सकते हैं, कभी कभी हमारे किसी सर्टिफिकेट पे एक लोगो लगा रहता है, अगर हमने ध्यान से दिया होगा तो इस तरह से एक लोगो लिख के आता है ISI, या लिखा रहता है MSME। ये जो हमारा ये दोनों हैं वो भी एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लोगो है। ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, अगर फिर से समझ लेते हैं, SISI एंड MESE, ये दोनों चीज़ें अगर हमारे सर्टिफिकेट पे लगी हुई हैं तो हमें सरकार द्वारा वो सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त है, इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर ये दोनों चीज़ें नहीं लगी हैं तो इसे हम और कहीं यूज नहीं कर सकते, बट हम इसे अपने से नहीं यूज कर सकते। इसे और कोई राज्य या फिर और कोई सरकार या और कोई देश का मंत्री यूज नहीं कर सकता, ये केवल इंडिया के लिए है। तो यहाँ पे चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ गई होंगी। एंड अब हम बात करते हैं व्हाट इज TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो TQM क्या होता है? सिंपल क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब कि किसी व्यक्ति या पूरी टीम को अपने जो उसका बिजनेस है और बिजनेस में बनने वाले मल्टीपल सामान या फिर कंपोनेंट बोला जा सकता है, उनको अच्छे से उनकी क्वालिटी को चेक करना, क्वालिटी को मैनेज करना, TQM कहलाता है, मतलब टोटल क्वांटिटी क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे जितने भी टीम मेंबर होंगे वो अच्छा प्रोडक्ट, जितना भी अच्छा प्रोडक्ट होगा उसे और अच्छा करने के लिए TQM मैनेजमेंट का यूज करेंगे। इसे सिंपल टर्म्स में मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस इज़ अ मैनेजमेंट अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशन हर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय मिलकर क्वालिटी इम्प्रूव करने पर काम करते हैं, कंपनी गोल अचीव करना। TQM का मतलब होता है किसी कंपनी के गोल को। TQM को अगर डिस्ट्रीब्यूटी का मतलब होगा अच्छा प्रोडक्ट, मैनेजमेंट का होगा प्लानिंग एंड कंट्रोल, मतलब कि सभी लोग एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्लानिंग एंड कंट्रोल। एंड अगर TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो जो इसका इम्पोर्टेंस है, पहला जो है कि क्वालिटी अच्छी होगी,
कस्टमर सर्टिफिकेशन अच्छा होगा, मतलब जो भी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को दिखाएँगे उनको सेटिस्फाइड करेंगे, अच्छे से बताएँगे कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई लेवल है एंड टीम वर्क इन्हेंस किया जाएगा एंड ज़ीरो डिफेक्ट, मतलब इसे करने से कोई भी डिसएडवांटेज हमें नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे हमारा आईएमईडी का पूरा चैप्टर जो 1 से लेके 9 चैप्टर तक एंड हो गया है। सो मैंने ओनली 3 स्लाइड्स में कंप्लीट किया है। पार्ट 2 है ये, चैप्टर 6 से चैप्टर 9 तक एंड यहाँ पे अगर हम ख़त्म कर दिया है, तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे भी मैंने सिंपल टर्म्स में समझाया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आईएमईडी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन से जुड़ें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।